गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मार धाड़ एक्शन से भरपूर। आज क्या हुआ? पंखा बंद करवा दो यार, चला दें। अरे बाप रे बाप, जवानी उबल रही है तुम्हारी ना, खून में उबाल है ना, बचा के रखो, 2 तारीख को काम आएगा। तैयार है ना? क्या है 2 तारीख को पता? अच्छा चला, ये देख लिया हम भी बहुत, अभी तक तो देख ही रहे थे, हम नहीं कर रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, ठीक ना। 3 से 4 को फिजिकल ट्विटर कैंपेन भी कर दिए। बाकी लोग कह रहे थे कि एक ही बात था सब मास्टरों के और बच्चों के कि एसके झा सर कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली कोर्स बेचते हैं, फलना चिलना ढकेलना। कोर्स तो दोस्त हम बेचते हैं। अब लो तुम्हारे सामने आ भी गए हैं, अब देखते हैं कौन कौन साथ आता है कि खाली स्टूडियो से बैठ के बकैती करता है। सबको आमंत्रण है, 2 तारीख को आइए गर्दनीबाग धरना स्थल पर। पिछवाड़े में किसके कितना गुदा है देखते हैं। सारे टीचर आइए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। हाँ, 2 तारीख दिन रविवार है ना, बहुत बढ़िया। 11 बजे सब लोग आइए। और आजकल कुछ कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं कि एसके झा बहुत मारता है। आजकल 1-2 लोग वीडियो बना रहा है कि एसके झा मारता है। अब कुछ लोग बना रहे हैं, अब मारते हैं तो भाई पता नहीं हमको, हम तो किसी को नहीं मारते हैं। और पता नहीं यार, लोग ये भी कहते हैं कि एसके झा जो है ना किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है, सबको मारता पीटता है, फलना चिलना ढकेलना, जिसको जो मन होता है बोलने दो। हमारा जो कर्म है वो हम करेंगे, बाकी हमको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे साथ है कि नहीं है। ना ना, हमको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, तोरों से फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। तुम काहे टेंशन ले रहा है? हम ऐसा थोड़े है कि तू मेरे साथ देगा या नहीं देगा, मत दो तुम, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमको जहां लग जाएगा कि हमको लड़ना है वहां हम लड़ेंगे, ठीक ना। और उसमें अगर तुम साथ है तो वेलकम है, ना साथ है तो टाटा बाय बाय। हेलो। तेल लगा के जीने वाले इंसान न थे, न है, न रहेंगे। हम यही देख रहे थे दोस्त की पिछला 4 महीना से ग्रुप डी का वैकेंसी कितना दिन हो गया, 3 महीना के आसपास, सब भौंक लिया, किसी से कुछ ना उखड़ा, ठीक ना। अब फिजिकल प्रोटेस्ट की बात रही तो सब 3 कदम पीछे था, और आज तक का ये सबसे बड़ा फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, तो बता देते हैं, ठीक ना। और रही बात कि हम क्या करते हैं, कोर्स बेचते हैं, लोगों को ठगते हैं, क्या करते हैं, वो मेरा ऊपर वाला जानता होगा या मेरा स्टूडेंट जानता होगा। 2 आदमी जान सकता है, तेसर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले पे और तुम्हारे पे छोड़ते हैं। और आज 11:15 में इस आज 11:15 में देश के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक के साथ एक लाइव सेशन रखे हैं, और सब लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। और इस सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमारा कोर्स का कोई प्रचार नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना। 11:15 में इसी मुहिम पर कि रेलवे का फिजिकल प्रोटेस्ट कैसे हो, हम ना ना यहां नहीं रुकना है, लाइव सेशन में सबको जोड़ना है 11:15 में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर जुड़िएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में। बाकी दोस्त, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी सबको ये लगता है कि एसके झा का अगर एलपीसीबीटी 2 का रिजल्ट दे दिया तो साला ये एसके झा बहुत पैसा कमा लेगा, क्योंकि इसके अलावा बच्चा किसी का कोर्स लेगा नहीं, मास्टर नहीं है, तो कोर्स कोई पढ़ाने वाला रहेगा तब ना कोर्स लेगा। तो साला क्या करो, तो इसको डिस्टर्ब करो बढ़िया से। आज से पहले कहां कुछ होता था, सबको पता है इस साला 20-25 करोड़ रुपया लेके जाएगा ही।
तो चलो जितना ही माफिया सब है लगता है इसको परेशान। दोस्त सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित थोड़े हो जाएगा। एकरा हरा दोगे तो साला ये भारत बचेगा रे, एकदम नहीं बचेगा। दोस्त बाकी जाने दो, चलो इस पर चलते हैं। द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता करता नहीं करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं श्यानता गुणांक पर। श्यानता गुणांक पर आपके पिताजी अगर चला मजदूर होंगे ना, तो भी मजदूरी करते होंगे तो पैसा लेते होंगे। अगर आपके पिताजी दुकानदार होंगे तो मजदूर से ज्यादा पैसा लेते होंगे। अगर आपके पिताजी के पास ट्रैक्टर होगा और बिजनेसमैन होंगे तो वो उनसे ज्यादा पैसा लेते होंगे। एक टेलर बालू गिराने का या 5 टेलर भर दिन में 10 टेलर बालू गिराते होंगे, ट्रैक्टर होगा तो 200 रुपया के हिसाब से 2000 लेते होंगे। ठीक है। अगर आपके पिताजी दरोगा होंगे तो सबसे ज्यादा पैसा लेते होंगे। बोलो हाँ। और अगर आपके पिताजी डीएसपी होंगे तो इस सबसे ज्यादा पैसा लेते होंगे। और हम इस सबको पैदा करते हैं। 1000 टका लेते हैं, 3000 टका लेते हैं 1 साल का। अगर तो बाबूजी दरोगा होंगे ना तो डेली का 3000 लेते होंगे। हम साल का 3000 लेते हैं और इस सबको पैदा करते हैं, इसीलिए पैसा लेते हैं। समझा? तुम अगर ग्रुप डी में जाओगे तो 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, डेली का 1500 लोगे। तुम अगर ग्रुप सी में जाओगे डेली का 3000 लोगे। तुम ग्रुप बी में जाओगे डेली का 5000 लोगे। तुम ग्रुप ए में जाओगे डेली का 7000 लोगे। हम इस सबको पैदा करते हैं, पूरे साल का 3000 लेते हैं। समझा? अगर हम गलत है तो तुम सब चुट्टा गलत है। ठीक ना? हाँ कि ना? बता गलत बोल रहे हैं। और हमारे पास जितना हो सकता है, मेरे पास ज्ञान कम हो, जितना है उतने देते हैं, उसी का पैसा लेते हैं। अरे भाई जिसके पास 5 गो सामान है वो 5 गो सामान में प्रॉफिट लेता है। अब किसी के पास खाली बैगन है, सिर्फ बैगन बेच के प्रॉफिट लेता है। मेरे पास जो ज्ञान है, हम जितना है उतने बेच के प्रॉफिट लेते हैं। अगर हम अज्ञानी हैं तो मेरे से ज्यादा ज्ञान वाले अगर होंगे, बढ़िया बैगन जहां रहता तुम वहां जाता है खरीदने के लिए। तुमको मना कौन कर रहा है? वेरी सिंपल। तुमको कोई यहां लाया है क्या हाथ पकड़ के? कोई बैनर, पोस्टर, अनाउंसमेंट, कुछ भी, कोई मैनिपुलेशन? लेकिन करोगे क्या दोस्त? फिर भी हम गलत। साला पता नहीं चलता है क्या है हम। अगर तुम ये कहते हो कि आप हमसे पैसा लेते हैं तो थोड़ा हम स्टेशन मास्टर बना देते हैं, ग्रुप डी की सैलरी लेगा? नहीं लेगा? तो हम इस सब को पैदा करते हैं। 3000 टका हमारी फीस है। जाने दो ये सब बात। तुम्हारे पास, हर आदमी के पास अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। हमारा सब कुछ प्री अनाउंस्ड है कि हम ये फीस लेंगे, ये पढ़ाएंगे, और वो हम डेली आके पढ़ा देते हैं। ठीक है? और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? उधर वो डिसाइड करेगा। क्या जैसे करेंगे वैसा पाएंगे। क्या रे, गलत कह रहे हैं तो बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। F बराबर ईटा ए। आजकल सब आके यही कह रहा है कि इसके जहां हमको भी मारा है, वो कहता है इसके जहां हमको भी मारा है। कोई आके कहता है इसके जहां हमको दबा दिया है। क्या हम बोले चुट्टा सब। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, हमारा नाम लेके अगर तेरी रोजी रोटी चलती है तो चला लो अपना रोजी रोटी। अब सब चिलवे है, संजोग देखो कि साला सब चिलवे है।
संजोग देखो कि द्रोण हारा भी तो अर्जुन से। जब पहली बार मिला था तो वो लड़का, एक लड़का था, वो हमको क्या बोला था पता है? सर, हम गंगा किनारे मिला था, सर हम आपके एकलव्य हैं। हम बोले कैसे? बोला सर आपके क्लास में एक दोस्त मेरा पढ़ता है, हम रहते हैं कहीं और शहर में। आप उस सर जब आप पढ़ाते रहते हैं तो आपका मां शारदे की सौगंध जो कह रहे हैं अक्षरशः सही है। आप जब पढ़ाते रहते हैं तो आपकी बात को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके हमको भेजता है, तब हम आपका नोट्स मिला के पढ़ते हैं। और दूसरा वो है जिसको हम 3 साल बैठा के पढ़ाए हैं। इसलिए मेरे मुंह से एक शब्द किसी के लिए यूट्यूब पे नहीं निकलेगा, जवाब तक नहीं देंगे। एकदम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिसको जवाब देंगे मेरा स्टूडेंट है और उसको हम जवाब नहीं दे सकते। चैनल मेरे पास भी है, मुंह मेरे पास भी है, लेकिन मां शारदे की सौगंध अगर हमने किसी को जवाब दे दिया तो हम अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। और आदर्श मशीन हम लोग पढ़ते हैं उपलब्ध नहीं है। अगर मेरे में 2 गो निगेटिव होगा तो सामने वाले में भी 5 गो निगेटिव होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना आदर्श मशीन संभव नहीं, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमको पता है कि कोई भी आदर्श मशीन संभव नहीं है। तो दोस्त हमारा पास तो पूरा काला चिट्ठा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरा छात्र रहा है, बैठा के पढ़ाए हैं। अब तुम बेटा जब माँ की गोदी में पैखाना भी कर देता है ना तो माँ उसको पोंछ के फेंक देती है, उसको मारती नहीं है। जा तुझे माफ किया। कोई मास्टर होता ना तो जवाब भी देते हैं, छात्र को जवाब नहीं देंगे, कर्म करेंगे। चला इस साला इतना ताकतवर है ना, किसी के बाप के झुके नहीं झुकेगा। उठाए हुए ही न रे, 12 साल से उठाए हैं। जिसको चला ही लगता होगा कि आज एसके झा के बैच में ही बच्चा है, थोड़ा दिखाए थे ना वीडियो, थोड़े बैच में दिखाए थे ना, ना 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 थोड़ा दिखाते हैं। 1 मिनट ऑनलाइन वालों टेंशन नहीं लो, 8:30 तक पढ़ाएंगे। जिसको लगता होगा कि नहीं, रख लिया, हम एक वीडियो पहले हम जहां पढ़ाते थे दोस्त, हमने छोड़ा और पूरा सिस्टम उसका बर्बाद हो गया, खत्म। देखो कोई बात नहीं, यही क्लासरूम है जहां तू बैठा हुआ है। ये जो क्लासरूम है ना दोस्त, यही क्लासरूम है। और ये वीडियो कितने साल पुराना है? कितना साल? 6 साल पुराना है। और वही एसके झा है, देख लो बढ़िया से। आवाज का चला क्या करोगे, सुन लेना कभी। ये क्लासरूम है, देख लो, वही यही क्लासरूम है, यही गेट है, देख लो। वहां पेंटो नहीं बदला है। ये बच्चा को जगह नहीं मिला है। 6 साल पुराना वीडियो है ये। इट्स 6 years ओल्ड। क्लासरूम भी यही है। यहां देखो कैसे बैठा है बच्चा। जितना दूर हम खड़े हैं उतने दूर खाली है, ठीक ना। यही स्टेज है, यही लकड़ी है। ये 6 साल पहले का एसके झा है। सब कुछ वही है, खाली लोग बदले हैं। अब बोर्ड बदला है, ऊपर का फॉल सीलिंग बदला है। अब बोर्ड पीछे है। ये दोस्त मेरे आज से 6 साल पुराना क्लासरूम है मेरा। तब भी यही स्थिति थी इस बैच की, आज भी यही स्थिति है। किसी के बाप के झुकाए इसके जा झुक नहीं सकता, क्योंकि उसने कलम थामा है, ठीक ना। आज तक अपना डाउनफॉल देखे नहीं है, देखवे नहीं किए हैं,
क्योंकि हमसे बेहतरीन ऑप्शन जिस दिन बन जाएगा उस दिन अपने आप मेरा डाउनफॉल आ जाएगा और आसानी से कलम रख भी देंगे। लग जाएगा कि मेरा अर्जुन कोई आ गया है, रख देंगे कलम, चल जाएंगे आराम से। और इस बात का जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा कि अब बच्चे हमसे अच्छे तरीके से कहीं पढ़ रहे होंगे, हमको जरा सा तकलीफ नहीं हो। लेकिन खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं दोस्त। अच्छा चला, तुमको नहीं लग रहा है कि अगर हम गलत होते या गलत तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट करते तो इतनी लंबी उम्र होती क्या हमारी? अब गलत की भी उम्र इतनी लंबी होने लगी क्या? इसमें से हमको लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको कोई ना कोई जॉब में होगा, रेलवे में, वो हमसे पढ़ा होगा, उत्तरा भेजा होगा। ये पूरे बैच में ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे। ये भी झूठा है क्या? कौन कौन ऐसे हैं? एक बार खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ईमानदारी से चला, ये वो बच्चे हैं जिसको कोई जॉब में है वो भेजा है। तो लगता है कि फिर भी हम गलत हैं। साला बैठ जाओ, समझ में नहीं आता है यार। कोई बात नहीं, आप चला, तू जॉब में जाएगा ना फिर तू भेजेगा, ऐसे ही मेरा सिस्टम चलता है। खैर जाने दो, चलो इधर चलते हैं। एफ बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स। ईटा श्यानता गुणांक है। ऑनलाइन वालों चलिए चलते हैं आपके पठन पाठन की दुनिया में। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। नहीं, म्यू नहीं, म्यू तो घर्षण गुणांक। एफ जो है वो श्यान बल है। चला, ये सब झूठ है रे, ये सब बातें झूठ है, साला समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं। टी भी जो है वो क्या है? वेग है। द्रोण चला अपने अर्जुन से हार गया था, हारा भी नहीं था, हराया गया था, वो भी छल से। लेकिन कोई बात नहीं। श्यान बल न्यूटन, अर्जुन के तीर से ही मरा था। पता नहीं, अलग अलग महाभारत में अलग अलग बात है। इसका यूनिट बताओ। हाँ, दूसरा कोई आगे गर्दन काट दिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? हाँ, कोई बात नहीं। विस्थापन का होता है मीटर। अब आ जाओ इधर। अगर हम ईटा की बात करें तो ईटा बराबर बताओ तो हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स बटा ए डी भी। बोलो, ईटा इज इक्वल टू एफ का मान हो गया न्यूटन, डीएक्स का मान मीटर, ए क्षेत्रफल है, मीटर पर सेकेंड। देखो सॉल्व होता है। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर गुना मीटर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर ये गया, बोलो क्या हो जाएगा बता? केजी मीटर, ये ऊपर जाएगा +1। अच्छा, यहां एगो कटा है तो ये -1 हो जाएगा। इसका बीमा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? m l -1 t -1 होगा। श्यानता गुणांक किसी पदार्थ की श्यानता को बताता है। किसको बताता है? श्यानता गुणांक किसी पदार्थ की श्यानता को बताता है। कहते हैं ईटा श्यानता, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है, जो निम्न सूत्र से स्पष्ट होता है। F बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स। ईटा श्यानता गुणांक है, F श्यान बल है, ए प्रत्येक परत का क्षेत्रफल है और डीवी बटा डीएक्स वेग प्रवणता है। डीवी बटा डीएक्स क्या है? ईटा का ऐसा मात्रक क्या है? एफ डीएक्स बटा ए डीवी। एफ बोले तो डीएक्स बोले तो मीटर, ए क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर, वेग बोले तो मीटर पर सेकंड। सही है? m l -1 t -1। श्यानता का गुण तरल पदार्थों के ससंजक बल के कारण होता है। अर्थात तरल पदार्थ अपने में, जैसे द्रव द्रव में, गैस गैस में, ससंजक बल क्या संजक बल? तो तरल पदार्थों का गुण ससंजक बल के कारण होता है। तरल में जो भी श्यानता होती है वो किस बल के कारण होती है? ससंजक बल।
तरलता और श्यानता में अंतर देखो कितना सिंपल है। अगर हम श्यानता की बात करें तो सबसे ज्यादा मधु, उससे कम पानी, उससे कम केरोसिन। मधु, पानी और केरोसिन। और अगर हम तरलता की बात करें, किसकी बात करें? तरलता सबसे अधिक केरोसिन, पानी, मधु। बोलो हाँ। तुम गौर से देखो तो सबसे तैरने का गुण मधु में कि केरोसिन में? तो जिसकी तरल श्यानता सबसे कम उसकी तरलता सबसे ज्यादा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तरलता मतलब तैरने का गुण, तरलता मतलब क्या का गुण? तैरने का गुण। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती कि समानुपाती? पक्का? हाय रे चिलवा, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती है। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ज्यादा, जिसकी श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ज्यादा। क्या तो कहते हैं? द्रव का अनुभार बढ़ने से, बताओ मधु ज्यादा भारी कि केरोसिन ज्यादा भारी? तो जिसका अनुभार ज्यादा उसकी श्यानता ज्यादा, द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। इसको लिख लो वहीं पर किताब में। ई लिखा हुआ है? ई नहीं लिखा हुआ होगा। तेरे नैना। हो गया? लिख लिया है? बात जाइए। हाँ, स्टॉक्स का नियम ये कुछ नहीं है चला, ये अभी श्यानता के बारे में ही बताता है। इसका फॉर्मूला होता है 6π/r भी। खाली ये पूछेगा कि स्टॉक्स का नियम किसको बताता, किसके बारे में बताता है? श्यानता के बारे में। इन्होंने यह सिद्ध किया कि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समांग या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम से भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल F बराबर ईटा 6π/r भी होता है। ई खाली पूछता है कि द्रव की श्यानता मापने के लिए हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं? स्टॉक्स के नियम का। किसका प्रयोग करते हैं? अब चला, बर्नौली चचा के थ्योरम क्या है? बर्नौली चचा कहते हैं कि P दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट होगा। जहां H ऊंचाई है या गहराई है, रो घनत्व है, P दाब है, रो यहां घनत्व है और V यहां क्या है? वेग है। तो दोस्त मेरे, ये कुल ऊर्जा जो होता है वो नियत रहता है। इसका कहने का खाली ये मतलब है कि अगर दाब बढ़ेगा ना तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, और दाब घटेगा तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो बताओ ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? किसका सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। क्लियर? ये किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है? अब मामला क्या है दोस्त मेरे कि हमको ये बताइए, अगर ये ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है
और ये येलो लाइन है। देखना है कि येलो लाइन खींचा हुआ होता है कि आप इससे इधर रहिए, यहां रहिए आप, इसलिए कि जब ट्रेन आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घट जाएगा, और यहां पर दाब हो जाएगा कम, आपके पास दाब है ज्यादा, हाई टू लो में आप फ्लो कर जाइएगा, आगे की ओर खींचा जाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है किससे दूर रहें, ट्रेन जब आ रही हो तो पटरियों से दूर खड़े रहने की सलाह दी जाती है। आकाश आंधी आने पर छप्परों का क्या हो जाना, उड़ जाना। कमानीदार तुला है, इसके नीचे अगर कोई गमछा हिलाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब घटेगा तो झुक जाएगा कि उठ जाएगा, क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर कमानीदार तुला का झुक जाना। किसका एग्जाम्पल है, बर्नौली के सिद्धांत का उदाहरण है। अब कभी देखे हो ये स्प्रेयर सेविंग वगैरह करने जाते हैं तो नहीं देखे हैं, वह उसे एटोमाइजर कहते हैं, कनित्र, वह भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह का वेग नापता है, कि अगर द्रव कहीं से प्रवाहित हो रहा है तो उसका वेग क्या होगा, उसको नापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ वही ना, द्रव के प्रवाह का वेग मतलब डिस्चार्ज नापेगा किस वेग से जा रहा है। क्या उसका भी प्रयोग करते हैं, जैसे आपका डिस्चार्ज किस रेट में हो रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेंचुरी मीटर का। किस रेट में आपका डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं कहते इतना क्यूसेक पानी उतना क्यूसेक पानी, उसको हम लोग वेंचुरी मीटर से नापते हैं। इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य, जब कोई रे बोलो ना, हमारा पूछो डाउट। वेलोसिटी और डिस्चार्ज में अंतर है नहीं, डिस्चार्ज मतलब कितनी मात्रा हो रही है, वेलोसिटी मतलब किस वेग से जा रहा है। बोलो ना रे, कहते हैं इसके अनुसार आप देखो कितनी मात्रा अगर हो रही है तो वेग का पता नहीं चलेगा, कितनी मात्रा हो रही है, कितना समय में हो रहा है, उसको भाग दे देंगे उसके वेग से तो पता नहीं चल जाएगा किस वेग से हो रहा है। अगर मान लो कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है मेरा 10 किलोग्राम कोई चीज 5 सेकंड में, तो वो जिस वेग से हो रहा होगा तो उसकी मात्रा निकल जाएगी, अब मात्रा पता होगा तो वेग निकल जाएगा। बोलो, कहते हैं इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय, अब देखो एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। अभी क्या होता है, प्रवाह दो प्रकार का, एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन, इसको कहते हैं टर्बुलेंट मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब हुआ सीधे जाएगा, जिस पथ से पहला कण गुजरा था उसी पथ से दूसरा कण गुजरेगा, एकदम सीधे। अगर हम सीधे जाएंगे हम लोग 5 लोग, तो जिस रास्ते से हम गुजरेंगे उसी से पिछला आएगा। और ये होता है टर्बुलेंट फ्लो, जिस रास्ते से पहला कण गुजरेगा उससे दूसरा कण नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीमलाइन मोशन, टर्बुलेंट मोशन दैट इज विक्षुब्ध प्रवाह, जिस रास्ते से पहला कण गुजरा उससे दूसरा कण नहीं गुजरे। इसी को डिसाइड करता है क्रांतिक वेग। कौन वेग, क्रांतिक वेग, वह वेग जिससे कम वेग पर धारा रेखीय प्रवाह, जिससे ज्यादा वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह। क्रांतिक मतलब होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब जिसके पहले कोई घटना घटे और जिसके बाद कोई घटना घटे। हम लोग ने कहते हैं फलनमा क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब अब न तब मर जाएगा या बच जाएगा, कुछ भी हो जाएगा।
तो अगर हम कहते हैं क्रांतिक वेग, तो जिसके बाद घटनाएं बदल जाए, जिससे पहले धारारेखीय प्रवाह और जिसके बाद विक्षुब्ध प्रवाह। एक होता है सीमांत वेग। कौन वेग? अभी सीमांत वेग क्या है? सीमांत वेग होता है कि अगर आप किसी द्रव में कोई सिक्का गिरा दीजिए तो पहले उसका वेग बढ़ेगा, कुछ समय के बाद उसका वेग नियत हो जाएगा। अगर आप किसी द्रव में, तरल में कोई सिक्का गिरा दीजिए या कोई वस्तु गिरा दीजिए तो कुछ दूर तक उसका वेग बढ़ेगा और उसके बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। यही होता है पैराशूट से जब कोई कूदता है, जस्ट कूदेगा तो पहले उसका वेग बढ़ेगा और फिर उसका वेग क्या रहेगा? नियत। पहले अगर 10 से कूदा, 10, 12, 14 और फिर 14 से वो नीचे गिरने लगेगा। बोलन रे, इसको कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग। इसको कौन वेग कहते हैं? जिस वेग से पहले धारारेखीय प्रवाह, जिस वेग के बाद विक्षुब्ध प्रवाह। कहते हैं एक दूसरे के स्थान तक धारारेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर क्या रहती है? नियत रहती है। इसको कहते हैं P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है? नियतांक। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है, गति ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि ऊर्जा हमेशा नियत रहता है। बताओ, वेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। एटोमाइजर, यही एटोमाइजर जो द्रव को बूंदों में तोड़ देता है। यह भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी में, जब फुहारा करें, फुहारा से चित्रकारी होता है कि नहीं? चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने में, नाक कान के डॉक्टर भी स्प्रे मारते हैं, उसमें हम लोग इसका उपयोग करें। जहां भी स्प्रेयर है ना, वो सब का नित्र है एटोमाइजर, ये इस टाइप का। फिल्टर पंप भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। जो भी फिल्टर पंप जो हम लोग यूज करते हैं पानी निकालने वाला, बर्नौली के प्रमेय का उदाहरण। तेज आंधी आने पर टीन के छत का उड़ जाना, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ता है जिसके कारण दाब का मान क्या होता है? घटता है। हमने कहा दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब का मान क्या हो जाए? घट जाए। अब यहां मान लो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया, यहां मान लो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया तो दाब का मान घटेगा ना हो। यहां गति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, दाब का मान क्या होगा? घटेगा। तो दाब का मान जब घटेगा, यहां प्रेशर है हाई, हाई टू लो में खिंचा जाएगा, इसलिए दूर खड़े रहने की सलाह दी जाती है। बताओ, अगर जल गहरा, हमने कहा दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। अगर जल गहराई में, जो जो गहराई में जाओगे, तो गहराई में जाओगे तो दाब बढ़ेगा, यहां पर दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी जल की गति यहां कम रहेगी कि ज्यादा? इसीलिए गहराई में जल शांत होता है। इसीलिए गहराई में जल क्या होता है? शांत। कहते हैं गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जहां जल गहरा होगा वहां द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहां जल का वेग कम होगा वहां जल क्या होगा? शांत होगा। अब अविरलता का सिद्धांत क्या है? कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप पाइप के मुंह को, पाइप से पानी निकल रहा है, उसके मुंह को कम कर दीजिएगा तो वेग क्या हो जाएगा? आप पाइप के मुंह को बढ़ा दीजिएगा तो वेग कम हो जाएगा। यही कहता है A1 ए भी बराबर कांस्टेंट। ए जो है क्षेत्रफल है, भी वेग है। ए क्षेत्रफल है और भी क्या है? वेग। इसको कहते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। A2 V2। देखो, ये अगर 5 है और ये अगर 10 है, ये 10 होगा तो ये 5 होगा। यानी अगर वेग का मान यहां 10 है तो क्षेत्रफल 5 है। क्षेत्रफल के मान को बढ़ा दोगे, पाइप मोटा कर दोगे, तो क्षेत्रफल के मान को बढ़ा दोगे तो वेग घट नहीं जाएगा। क्षेत्रफल के मान को बढ़ा दोगे तो वेग का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल का मान कम होगा, वेग का मान ज्यादा होगा। बोलो। कहते हैं यदि कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव अर्थात आदर्श द्रव और समान अनुप्रस्थ काट, मतलब किसी का क्षेत्रफल एक जगह का कम, एक जगह का क्षेत्रफल ज्यादा,
और समान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो, जिस एक का कम एक का ज्यादा, वह बह रहा हो, तब उसका प्रवाह धारा रेखीय हो, मतलब सीधा हो कि टेढ़ा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं द्रव के वेग का गुणनफल यानी ए इंटू भी बराबर कांस्टेंट होता है। इसे ही अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात ए भी बराबर कांस्टेंट, अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2। क्षेत्रफल कम वेग ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा वेग कम। अब क्रांतिक वेग अभी तुरंत बढ़ाए थे हम आपको। क्रांति जिससे कम वेग होने पर कौन प्रवाह? धारा रेखीय प्रवाह। और जिससे ज्यादा होने पर सीमांत विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। भंवर प्रवाह भी कहते हैं। टर्बुलेंट जो होता है टेढ़ा मेढ़ा को कौन प्रवाह कहते हैं? भंवर प्रवाह। अरे कभी नदी में भंवर बनते हुए देखे हैं? यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो धारा रेखीय प्रवाह, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। सीधा होगा तो जब द्रव का पहला कण उसी रास्ते से गुजरेगा जिससे दूसरा गुजरा है। इस निश्चित वेग को कौन वेग कहते हैं? क्रांतिक वेग। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम हो, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह हो, अर्थात द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरा हो जिससे पहले वाला कण गुजरा था, तो इस निश्चित वेग को कौन वेग कहते हैं? क्रांतिक वेग। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के क्या हो जाता है? विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा या भंवरदार बहता है। जब एक बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम हो, देखो अगर क्रांतिक वेग से कम है अर्थात धारा रेखीय प्रवाह, इसमें जो बहाव है वो श्यानता पर निर्भर करेगा। इसमें जो बहाव है जब विक्षुब्ध प्रवाह होगा तो इसका बहना घनत्व पर निर्भर करेगा। यानी जिसका घनत्व ज्यादा, अगर मान लो मधु ज्यादा बहेगा कि पानी, यानी मधु का घनत्व ज्यादा है तो कम बहेगा, पानी का घनत्व कम है तो वो ज्यादा बहेगा। क्लियर है? तो कहते हैं क्रांतिक वेग से कम धारा रेखीय प्रवाह हो तो उसमें बहना किस पर निर्भर करता है? श्यानता पर। और क्रांतिक वेग से ज्यादा विक्षुब्ध प्रवाह हो तो उसमें बहना किस पर निर्भर करता है? घनत्व। जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? घनत्व। सीमांत वेग अभी तुरंत बताए थे आपको हम। सीमांत वेग क्या है? जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो पहले उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, और फिर उसका वेग क्या हो जाता है? नियत है। पैराशूट से उतरने वाला जो सैनिक होता है वह किस वेग से नीचे आता है? सीमांत वेग से। जब कोई वस्तु श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर गिरता है। अब प्लास्टिसिटी, एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक कहते हैं दोस्त मेरे जिसको खींचे अब पुनः अपने शेप में नहीं आया, प्लास्टिक। जिसको खींचे पुनः अपने शेप में आ गया, इलास्टिक। सुने हैं कि नहीं? रबर, स्प्रिंग, ये सब क्या है? इलास्टिक नहीं है। मिट्टी को आप जिस शेप में डाल दोगे उसी शेप में रह जाएगा, तो इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? प्लास्टिक वो है जिसको खींचे पुनः अपने शेप में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो प्लास्टिक, अब पुनः अपने शेप में आ गया तो इलास्टिक। क्या इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो जो प्रत्यास्थता जिसको आप बोलते हैं, प्रत्यास्थता आप जिसको बोलते हैं, मास्टर सब नया नया ब्याह किया, इतना छुट्टी मारता है। अभी 1 महीना पहले ब्याह किया है, अभी छुट्टी नहीं मिल रहा था, तभी मैसेज किया कि सर महाशिवरात्रि है, हमारे यहाँ पूजा होता है, हमको जाना बहुत जरूरी है। होता भी होगा, जितना चला जकर जकर ब्याह हुआ हम किसी को नहीं रोकते हैं, क्यों पाप लेगा। हम बोले चल जाओ, लेकिन शनिवार रविवार जाओ, सोमवार को चल आओ, लेकिन शनिवार रविवार भी जाएगा। प्रत्यास्थता समानुपाती होता है कठोरता के। प्रत्यास्थता जितना ज्यादा होगा, यानी बताओ ठोस द्रव गैस में किसकी प्रत्यास्थता ज्यादा? ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा,
तो ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा है, उसमें वेग भी क्या होगा? हाँ, ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा है, ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा कठोर है। बोलो रे, अगर आपको कह दे कि स्प्रिंग और स्टील में, तो लड़का यहां कंफ्यूज हो जाता है। स्प्रिंग कह दे, स्टील कह दे, तो लड़का कहता है हाँ स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का गुण ज्यादा होता है, नहीं, स्टील में ज्यादा होता है। जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होती है, ये रूल है। ये रूल नहीं है कि जो जितना लचीला होगा उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। आ जाएगा, अगर जैसे उसका भी रीजन है, वहीं तक खींचे जहां से वो वापस आ जाए। अब ज्यादा खींच के तोड़ दीजिएगा तो वहां इलास्टिसिटी का गुण नहीं रहा, मेरा मत समझे। तो तेजी से कौन वापस आएगा? स्टील। थोड़ा सा ही विकृत होगा, फट से वापस आ जाएगा। आप कहेगा नहीं हम जोर से खींच देंगे, अब टूट जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो कहते हैं यानी एक लिमिट तक, उस लिमिट को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं, जिससे पहले प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी खींचने पर वापस लौट आता है, और जिसके बाद प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता। ठीक है, तो कहते हैं प्लास्टिसिटी, बिना भंजन यानी बिना टूटे, बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्यपन। विपरीत होने की योग्यता मतलब खिंचाने की योग्यता, फिर लौट के वापस नहीं आए। प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता क्या होता है? जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब हटा लिया जाता है तो वह वस्तु पुनः उसी आकार में आ जाता है। यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। जैसे रबर, स्प्रिंग, देखे तो ये सब प्रत्यास्थ पदार्थ है। रबर, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल। जब वस्तु विरूपक बल लगाने के बाद हटा लिया जाए और वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है तो उसे पूर्ण वस्तु कहते हैं। और यदि विरूपक बल हटा लेने के बाद भी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सुघट्य या प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्लास्टिक। अगर हटा लिए वापस आ गया तो पूर्ण वस्तु, हटा लिए वापस नहीं आया तो उसे प्लास्टिक। प्लास्टिक को ही सुघट्य कहते हैं। प्लास्टिक को ही क्या कहते हैं? सुघट्य। देखो, क्वार्ट्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है, गीली मिट्टी व मोम सबसे अधिक सुघट्य है। ये बताओ, ये सुघट्य मतलब प्लास्टिक। बताओ तो गीली मिट्टी को जिस शेप में रखोगे उसी में रह जाएगा कि वापस लौट आएगा? अगर मतलब ये इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? अब मोम बताओ, जिस शेप में रखोगे उसी में रह जाएगा कि वापस लौट आएगा? उसी में रह जाएगा। तो ये अभी क्या है? प्लास्टिक है, सुघट्य है। लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जिस शेप में रखोगे, खींचोगे तो पुनः अपने शेप में आ जाएगा, इसलिए ये क्या है? इलास्टिक। ये इसका प्रत्यास्थता का क्रम है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। कौन क्रिस्टल की? क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अब आ जाओ विकृति। एक बात बताओ, अगर आप किसी को खींचोगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो अगर ये इसकी मूल लंबाई है, मान लो L, इसको खींचोगे, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया डेल्टा L, विकृत हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टा मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बट्टा कौन लंबाई? मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन हो गया डेल्टा L, मूल लंबाई हो गया L। तो बताओ, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, तो ये दोनों कट जाएगा तो कोई यूनिट होगा? तो विकृति मात्रकहीन और बीमाहीन राशि कहते हैं। परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। अब एक होता है प्रतिबल। बताइए, ये जो खिंचाव बल लगा रहे हैं आप, ये जो खिंचाव बल लगा रहे हैं ना, इसी को प्रतिबल कहते हैं। ऐसे दबाओगे ये दाब है, ऐसे खींचोगे ये प्रतिबल है। दोनों का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये जो बल है, ऐसा बल लगाओगे तो ये दाब है, और ऐसा बल लगाओगे तो ये प्रतिबल है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब खिंचाव, स्ट्रेस मतलब क्या? खिंचाव। देखो, प्रतिबल जो होता है, अब बताओ, जितना ज्यादा खिंचाव लगाएंगे विकृति उतना ज्यादा की कम? हाँ,
तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। जो भी पूरा नए बच्चे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, 2 चैप्टर बैठ के पढ़िए अगर सच में आप अच्छे छात्र हैं तो। ये गया क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है। और दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है, लेकिन ऐसा बल लगाओगे तो प्रतिबल, ऐसा बल लगाओगे तो दाब। प्रतिबल बल के विरुद्ध, बताओ इधर बल के विरुद्ध क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका यूनिट है, डायमेंशन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही ना पास्कल कहते हैं। बोलो न रे। अब दोस्त मेरा कहता है हुक का नियम। हुक का नियम देखो क्या कहता है। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्था सीमा के अंदर, किसके अंदर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, मतलब टूट जाएगी ना टूटे, टूट जाएगी ना टूटे, ना टूटे उतने तक खींचना है। तब बताइए जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे विकृति उतना ज्यादा होगा कि कम होगा। अरे प्रतिबल जितना ज्यादा लगाएंगे विकृति उतना ज्यादा कि कम। अब प्रतिबल बराबर होता है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ई इंटू विकृति। बताओ प्रत्यास्था सीमा के अंदर की बाहर, प्रत्यास्था सीमा के अंदर है तक खींचेंगे तब ना लौट के वापस आएगा। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उतना ज्यादा ये विकृत होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा ई, जिसको कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। बता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा क्या विकृति। प्रतिबल बोले तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा, अब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो प्रतिबल का वही यूनिट होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का वही मात्रक होगा जो प्रतिबल का होता है, और वही मात्रक होगा जो दाब का होता है, क्योंकि दाब बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। बोलो। अब प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग प्रकार का होता है। लंबाई में परिवर्तन होगा तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आकृति में परिवर्तन होगा तो दृढ़ता गुणांक। कौन गुणांक, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। हुक का नियम, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। यहां लिख लेना प्रत्यास्था सीमा के अंदर, मतलब वहीं तक खींचना है जिसके बाद वह वापस लौट सके। लिखते हैं प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। बताओ यहां से अगर ई हटाएं, समानुपाती हटाएंगे ई आएगा, ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ई प्रत्यास्था गुणांक है और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, विकृति का तो कोई मात्रक होता नहीं है, इसका होता है न्यूटन बटा क्या मीटर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसका जरूरत नहीं है। अब देखो प्रत्यास्थता गुणांक यानी ई, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जब लंबाई में परिवर्तन हो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जब आयतन में परिवर्तन हो, दृढ़ता गुणांक जब आकृति में परिवर्तन हो, इस सब का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब का भी ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। या अब बताओ आदर्श तरल जो होगा वो घर्षण होगा, ओकरा में संपीड़ितता होगा, उसका कोई विरोध नहीं होगा। आदर्श तरल घर्षणहीन और असंपीड्य होता है। अब देखो ध्यान से समझना, प्रत्यास्थ पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे खींचे पुनः अपने शेप में आ जाएगी ना आए, आ जाएगी ना आए, आ जाए उसे कौन पदार्थ कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ। खींचे पुनः अपने शेप में आ जाए उसे कौन पदार्थ कहते हैं, कौन पदार्थ कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और अगर नहीं आए तो, नहीं आए तो उसे कौन पदार्थ कहते हैं, प्लास्टिक। सही है। जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा की कम, ज्यादा ना, पक्का। अब बताओ अगर कोई वस्तु क्रांतिक वेग से कम वेग होगा, धारा रेखीय की विक्षुब्ध, अगर क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा विक्षुब्ध। अगर किसी वस्तु को पानी में गिराया जाए तो पहले उसका वेग बढ़ेगा और कुछ समय के बाद उसका वेग नियत रहेगा, इसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। बोलो हाँ।
क्षेत्रफल कम होगा तो वेग ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वेग कम। बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है? दाब बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। अगर ट्रेन आए तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, वहां दाब घटेगा, कृपया दूर रहे, न तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खिंचा जाइएगा। छप्पर का उड़ जाना, कमानीदार तुला का झुक जाना, बोलन रे, एटोमाइजर, वेंचुरी मीटर, ये सब बर्नौली के प्रमेय पर, फिल्टर पंप, ये सब बर्नौली के प्रमेय पर आधारित। अब बर्नौली का प्रमेय खुद ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि वहां कुल ऊर्जा क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर है? अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो पहले उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा? कांस्टेंट। बताओ विकृति क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। जितना ज्यादा प्रतिबल लगाओगे विकृति उतना ज्यादा होगा। ये किसका नियम है? हुक का। किसका नियम है? प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति के, लेकिन प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। बोलन रे, आज जितना जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, जिसे प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक का यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, दोनों का मीटर बटा मीटर हो जाएगा, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता। क्लियर? अब थोड़ा जो सवाल पूछा है कल देख लेना, एक बार दिखा भी देंगे, एक बार अपने से देख भी लेना, लास्ट में हम दिखा भी देंगे। कल का क्लास लेने के बाद लास्ट में हम दिखा देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बताओ दाब बराबर फॉर्मूला कौन सा सही है? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। होता है ना? कल क्वेश्चन देखिएगा, ठोस का गुण कौन सा है? आयतन और आकार दोनों निश्चित। आकार निश्चित, आयतन निश्चित, पढ़े हैं? ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस का दोनों क्या होता है? निश्चित। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक, और सब बढ़िया? आप साथ हैं ना? पक्का ना? तो कोई बात नहीं, बाकी 12 साल से कोई कुछ नहीं कर उखाड़ पाया, अब क्या उखाड़ेगा? मेन समस्या क्या है नहीं समझा चला। सबको लगता है कि साला रेलवे इससे जा क्यों नहीं रहा है? 12 साल से यही है, ऐसा क्यों है? अब बाकी के चला, जब चैनल पे देखो जे हमारा गरियाता है मास्टर, वो जब पढ़ाने आता है तो 20 को बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और हमको गाली देगा, हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा तो अगर व्यूज जाता है। तो साला करो कंट्रोवर्सी विथ एसके झा, देखो कैसे व्यूज जाता है। तुम उसी का चैनल खोल के देखो तो तुरा लगेगा कि पूरा क्लास ले लिया, अब 1200 व्यूज है, नाम ले लिया खाली किसी भी इनडायरेक्टली 1 लाख। होता क्या है दोस्त, हम ही लोग का जैसे कोर्स है, तो ऐसा थोड़े है कि जे कोर्स ले लेगा वो सबको नौकरी हो जाएगा। हमारे पास चला 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा एएलपी में, 2.5 लाख बच्चे मेरा भी कोर्स लिए हैं, अन्य जगहों पर भी 17-18 लाख बच्चे होंगे। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, सबका नौकरी होना संभव है क्या? अब 20 लाख में मात्र 18,000 का सिलेक्शन होना है, बाकी तो अपने ना सिलेक्शन का किसी न किसी पर वो ठिकरा फोड़ देता है, या तो मास्टर पर, या तो किताब पर, या तो गार्जियन पर। वो अपने को नहीं मानता कि हम दोषी हैं। तो 18 लाख जो बच्चे होते हैं, हमारा कैसे चलता है सिस्टम? हमको भी पता है कि सबको नौकरी नहीं होना है, लेकिन हमको ये पता है कि जिसको नौकरी होना है और जो ईमानदारी से पढ़ रहा है वही इतना बच्चा भेज देगा कि अगला बैच फिर उतने रहेगा जितना था। एक बच्चा 10 बच्चा को भेजता है, 10 बच्चे की जॉब लगी, 50 बच्चे की जॉब लगी तो 500 बच्चा आ जाएगा। सबको जॉब लगना संभव, उतना सीटें नहीं है। तुम्हारा ही कंपटीशन तुम्हारे बगल वाले से, सबको जॉब लगना। अच्छा बताओ, ग्रुप डी में जितना वैकेंसी है उतना बच्चा मेरे सेंटर पे पढ़ता है, उससे ज्यादा बच्चा पढ़ता है। टेस्ट वेस्ट सब मिला दोगे तो ऐसा होता है क्या कि टीचर के पास पढ़ लिया आपको नौकरी हो? आप कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप कितना रेगुलर हैं उस पर डिपेंड करता है, आप 6:30 बजे भोर के में आके ज्योग्राफी का क्लास किए हैं कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। कि आप सुतले रह गए खाली साइंस के क्लास में आए, ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी रोशन सर आ रहे हैं, आप मन से पढ़िएगा कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है क्या? चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।